हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारी जो सीटेट की जो सेकंड फेज़ की परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है और हम लोग आज की क्लास में यहाँ पर जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि सीटेट की परीक्षा में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सभी का यहाँ पर हम लोग रिविज़न करेंगे, ताकि आने वाले जो फेज़ में बच्चों का पेपर है उनको यहाँ पर पता चल सकेगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोग आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। इसी के साथ जितने भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा और आप सभी लोग टाइम से क्लास में आ जाया करिए। देखिए, ये जो आपकी क्लास होती है ये डेली 12:15 PM पर होती है, इसलिए सभी लोग टाइम से क्लास में आ जाया करिए। कोई भी नोटिफिकेशन का वेट नहीं करेगा, ठीक है। 12:15 पे डेली आपकी क्लास होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को और पहला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। मतलब कि पर्यावरण अध्ययन जो सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत किस किस विषय का अध्ययन किया जा सकता है। विकल्प दिए गए हैं स्वास्थ्य एवं पोषण, भूगोल, जीव विज्ञान, इनमें से सभी। जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करिएगा, बताएंगे इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये लास्ट वाला बन जाएगा, 4th वाला, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। विकल्प देखिए यहाँ पर क्या दिए गए हैं। उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था के कारण, या फिर जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। अगला कह रहा है कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी। चौथा कह रहा है कि जलते हुए ईंधन से उसे एलर्जी हो गई होगी। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो वो बनेगा दूसरा वाला। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। विकल्प दिए गए हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से ही होनी चाहिए। अगला कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है, या फिर पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। अब सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो देखिए, जब हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या बनेगा। पर्यावरण के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर्यावरण के अंदर सभी चीज़ों को इन्वॉल्व करके पढ़ाया जाता है, सिर्फ मुख्य रूप से जलमंडल को ही नहीं शामिल किया गया है। तो यही ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनके अंदर जो कविताएं और जो कहानियां होती हैं उनको शामिल करने का इन विकल्पों में से कौन सा उद्देश्य नहीं माना गया है। चलिए विकल्प देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि विषय में रुचि का विकास करना। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि जब पुस्तकों के अंदर कविताएं और कहानियां शामिल होती हैं तो उसमें होता है कि जो विषय का रुचि है, यानी कि जो विषय की प्रकृति है उसके अंदर बच्चों को लेकर के विकास करना होता है। तभी जो है आपके पुस्तकों में आप लोगों ने देखा होगा डायग्राम के माध्यम से भी बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको डायग्राम वगैरह दिए रहते हैं बुक्स वगैरह में, आप लोगों ने देखी होगी उनकी बुक्स भी। अगला कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना है।
कहीं ना कहीं तो ये बात सही है, बच्चे जब किसी चीज़ को आनंद मिलेंगे यानी कि मज़े में पढ़ेंगे तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप उन पे शासन सख्त करके अगर चीज़ों को सिखाते हैं तभी वो चीज़ सीख पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप उन्हें मज़ा लेकर के चीज़ों को नहीं सिखाएंगे अच्छे से, तब तक वो चीज़ों को भी नहीं सीख सकते हैं। तो ये भी विकल्प कहीं ना कहीं सही ही दिया गया है। अगला कह रहा है कि शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कहानी और कविताओं के माध्यम से बच्चे की जो सृजनात्मक क्षमता होती है सीखने की, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। तो ये बात सही कही गई है। नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप जो है डेली के डेली आप बच्चे की विषय वस्तु को बदलते रहेंगे तो बच्चा जो है उन चीज़ों को जल्दी ही सीखेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, डेली के डेली नहीं चेंज करना है। एक समय होता है किसी चीज़ को बदलने का, तो अगर आप उस टाइम पीरियड पे करते हैं चीज़ों को बदलने के लिए, तो बच्चा कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ते हुए चीज़ों को सीख सकता है। तो यहाँ पर ये डेली वाली बात जो है वो गलत हो जाएगी। तो आंसर हमारा भी यही चौथा वाला ही बनेगा। इसी के साथ अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देंगे, और जितने भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे। इसी के साथ अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग जो हैं वो आप सभी लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। कांसा यानी कि जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कहा जाता है, कौन सा दो धातु का मिश्रण है? यह दो धातुएं हैं। विकल्प क्या दिया गया है? एल्यूमिनियम और टिन, तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, तांबा और लोहा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसी के साथ जो कल मैंने क्वेश्चन दिया था आप सभी लोगों को, उसका सिर्फ एक लड़की ने ही आंसर किया है, बाकी किसी ने आंसर नहीं किया हुआ है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से क्या कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। जब आपका ऑफलाइन होता था पेपर तभी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ऑनलाइन जो आपके परीक्षा हुई थी उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, और इस बार फिर से ये 2-3 दफे रिपीट कर चुका है सीटेट। विकल्प यहाँ पर क्या दिए गए हैं कि हरे पत्तेदार सब्जियां, गेहूं और संतरा, चावल, चीनी, आंवला, गुड़, नींबू, मटर, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सही आंसर की, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और इसी के साथ जो गुड़ होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है सीटेट में पूछा गया है। कह रहा है कि कौन सा शहर जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प क्या दिए गए हैं? ग्वालियर, लखनऊ, पाली, वाराणसी। आंसर करेंगे सभी लोग कि जो आपका जरी कढ़ाई है वो किस शहर में प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा चौथा वाला। ठीक है, वाराणसी में जरी की कढ़ाई काफी फेमस है वहां की। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा गया था कि अधिकांश पक्षियों के पंखों में केंद्र के नीचे एक मोटा कठोर खंभा होता है, जिसे क्या कहा जाता है? अब आप सभी लोग इस पक्षी के पंख को देख ही रहे होंगे। इसी के साथ क्या कहा गया है कि केंद्र के नीचे एक मोटा सा कठोर खंभा जैसा होता है। तो ये कठोर खंभा जैसा आप लोग देख ही रहे होंगे, तो इसे वहां पर क्या कहा जाता है? ये आपका प्रश्न जो है वो सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है, चाहे ये आपका 11 जनवरी में पूछा गया हो या फिर ये 12 जनवरी के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। विकल्प क्या दिए गए हैं? सॉफ्ट, केराटिन, शाख, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सही आंसर की, तो आंसर क्या बनेगा? ये पहला वाला बनेगा, जिसे क्या कहा जाता है? सॉफ्ट कहा जाता है। अब बात आती है अगर केराटिन की, तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ये जो आपके नेल्स वगैरह होते हैं इनके अंदर क्या होता है? केराटिन होता है, जिस वजह से ये जो है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। लावड़ी नृत्य किस राज्य का नृत्य है? विकल्प दिए गए हैं असम, केरल, मेघालय, महाराष्ट्र। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। देखिए, जब बात आती है लावड़ी नृत्य की तो ये किस राज्य का नृत्य है? आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन सीटेट की परीक्षा के द्वारा पूछा गया है। अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो आंसर हमारा डी वाला बनेगा, यानी कि महाराष्ट्र। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में तो महाराष्ट्र के अंदर हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पर वर्ली पेंटिंग जो है वो काफ़ी फेमस है। क्या चीज़ फेमस है? वर्ली पेंटिंग फेमस है। इसी के साथ और क्या चीज़ फेमस है यहाँ पर? यहाँ के जो लोग हैं वो लोग क्या खाना पसंद करते हैं? जो सहजन के फूल होते हैं उनकी सब्जी महाराष्ट्र के लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं ये सीटेट के बहुत ही फेमस क्वेश्चन हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। असम के बारे में क्या चीज़ याद रखनी है कि असम में एक प्रकार का फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे बिहू फेस्टिवल कहा जाता है। इसी में आपका एक प्रकार का घर बनाया जाता है जिसका नाम क्या है? भेला घर है, जो कि नए चावल की फसल जब आती है तब उस टाइम पे उस घर को जला करके वहाँ पर बिहू फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अब अगर बात आती है बिहू फेस्टिवल की तो ये जो बिहू फेस्टिवल होता है ये भी आपका 3 प्रकार का होता है। पहला कंगली बिहू कहते हैं, दूसरा इसे रंगोली बिहू भी कहा जाता है, फिर इसे तीसरा कहते हैं कटी बिहू। तो 3 तरह के जो है वो बिहू मनाए जाते हैं। तो आपको ये तीनों बिहू याद रखने होंगे। अगर कहीं से भी पूछता है तो उसका आंसर जो है वो असम ही टिक करिएगा आप लोग। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं असम के बारे में ही तो असम के बारे में हमें और क्या चीज़ याद रखनी होगी कि यहीं पर बांस से बने पुल भी यूज़ किए जाते हैं। कहाँ पर यूज़ होते हैं? तो ये असम में यूज़ होते हैं। बच्चे क्या करते हैं? स्कूल जाने के लिए बांस से बने पुल का प्रयोग करते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी में इसमें स्टोरी भी दे रखी गई है। और यहीं पर बांस के खंभों पर जो घर होते हैं वो भी यहीं पर बनाए जाते हैं, जो कि आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अगर बात आती है केरल के बारे में तो केरल के अंदर हमें क्या याद रखना है कि केरल में टैपियोका खाया जाता है। अब बात करते हैं कि टैपियोका को फल कहा जाता है, सब्जी कहा जाता है, या फिर वो एक प्रकार का व्यंजन कहा जाता है। तो जो आपका टैपियोका होता है ये एक प्रकार का फल भी है, इसी के साथ एक प्रकार की सब्जी भी है। तो ये दोनों चीज़ों में जो है टैपियोका का यूज़ किया जा सकता है। इसी के साथ केरल में एक प्रकार की नाव होती है जिसका नाम वल्लम है, और एक फेरी नाव भी है जिसका प्रयोग केरल में ही किया जाता है। और क्या चीज़ याद रखनी है? थोड़ा सा हटके हमें क्या याद रखना है केरल के अंदर कि यहाँ पर एक प्रकार का वस्त्र पहना जाता है जो कि केरल का पारंपरिक वस्त्र है। अब बात करते हैं उस वस्त्र का नाम क्या है। तो इस वस्त्र का नाम है मुंडू। क्या नाम है? मुंडू वस्त्र है, जो कि वहाँ का एक पारंपरिक कॉस्ट्यूम वगैरह है। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले टाइम पे आपसे केरल में टैपियोका ना पूछे, वल्लम ना पूछे, फेरी ना पूछे, हो सकता है वो वहाँ से पारंपरिक ड्रेस पूछ ले। तो आप सभी को क्या याद रखना है? मुंडू ड्रेस वहाँ की याद रखनी होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे क्या हैं? कद्दू से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम सारे क्वेश्चन को एक में ही कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीटेट की परीक्षा में। विकल्प क्या दिए गए यहाँ पर? झाड़ी, साग, आरोही लता, विसर्पी लता। मैंने आप सभी को कल भी बताया था कि ये जो आपका कद्दू का पौधा होता है ये बेल के सहारे बढ़ता रहता है, यानी कि जमीन पर ही ये बढ़ता चला जाता है, बस इसको सहारा प्रदान करने की जरूरत होती है। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ये चौथा वाला बनेगा। ये एक विसर्पी लता का उदाहरण है। इसी के साथ बात करते हैं अगर लौकी की तो लौकी भी इसी में आएगी आपकी। कद्दू तो है ही इसी में। इसी के साथ जो आपकी शकरकंद वगैरह आती है वो भी आपकी इसी में ही कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है? विकल्प दिए गए हैं उड़ीसा, कर्नाटक, लद्दाख और पुडुचेरी, पंजाब। पहले सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो सही आंसर क्या बनेगा? ये तीसरा वाला बन जाएगा। ठीक है, अब अगर बात आती है उड़ीसा के बारे में तो उड़ीसा के बारे में हमें क्या चीज़ याद रखनी है कि यही उड़ीसा के अंदर एक प्रकार का फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है?
नुआखाई फेस्टिवल क्या कहते हैं? नुआखाई पर्व कहा जाता है इसे। इसी के साथ यहाँ पर मेदराम जात्रा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और यहीं पर मंदिर भी आपके पाए जाते हैं, जो कि सबसे फेमस मंदिर कौन सा है उड़ीसा का? वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कोणार्क के सूर्य मंदिर को, जो कि उड़ीसा राज्य का है। इसी के साथ यहाँ पर एक और मंदिर है जिसका नाम जगन्नाथ है। तो आप लोग इन दोनों मंदिरों को याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बने। तो ये दो चीजें आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट जो है वो इस बार एनसीईआरटी ना दे करके थोड़ा सा कल्चरल वगैरह वहां पर ज्यादा पूछ रहा है, तो हमें थोड़ा सा हटकर भी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोगों ने शुरुआत कर दी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर के चलेंगे, जो कि हमारा सीटेट में भी काम देगा और इसी के साथ टेट में भी और आपका केवीएस में भी काम देगा ये, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कर्नाटक के बारे में, हमें क्या याद रखना पड़ेगा? तो कर्नाटक के अंदर आप सभी लोगों को पता है कि हमारी एनसीईआरटी एक बेलवनिका गांव जो है वो आपका कर्नाटक में पड़ता है, जिसके अंदर बसवा के खेत के बारे में वहां पर बताया गया है, जिसके अंदर क्या बताया गया है? खूंटी का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ जो कुरिगे होता है, इलगे होता है, ये तीनों जो औजार हैं वो कर्नाटक के हैं। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया भी है, कई बार रिवीजन कराया है। अब थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में हट करके हमें क्या चीज याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर एक प्रकार का लोकगीत होता है जिसका नाम क्या है? यक्षगान है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी है, तो आप लोग यक्षगान को याद रखिएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक प्रकार का पर्व भी मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? उगादी पर्व। क्या नाम है इसका? उगादी पर्व। तो आप लोग ये दोनों चीजें याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। बिहार राज्य की चित्रकारी कौन सी है? विकल्प दिए गए हैं मधुबनी, कलमकारी, वर्ली, पट्टचित्र। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो देखिए, जब बात आती है बिहार राज्य की चित्रकारी के बारे में, तो यहाँ की जो चित्रकारी फेमस है वो है मधुबनी पेंटिंग। आपका कई बार ये क्वेश्चन बना है। अब हम बात करते हैं कलमकारी के बारे में। तो कलमकारी कहाँ की है? ये है आंध्र प्रदेश की। इसी के साथ वर्ली मैंने आपको आगे भी बताया, फिर से दोबारा बता देते हैं कि जो वर्ली पेंटिंग है ये है महाराष्ट्र की पेंटिंग। इसी के साथ जब बात आती है पट्टचित्र, तो पट्टचित्र जो है वो एक प्रकार की कला होती है जो कि कहाँ की है? तो ये है आपकी उड़ीसा की, ठीक है ना। कहाँ की है? उड़ीसा की। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा लोकप्रिय नृत्य है? इसे फुर्तीला नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प क्या दिए गए हैं? गौरमारिया, जवारा, लावड़ी, तारंगे मिल। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसी के साथ अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दिया करिए। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दिया करिए, ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशंस होंगी, जितनी भी क्लासेस होंगी, उनका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है। अब देखिए, बात आती है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जो नृत्य किया जाता है वो है जवारा नृत्य। तो आंसर हमारा यहाँ पर दूसरा वाला बन जाएगा। लावड़ी तो हम सभी लोगों को पता है कि ये महाराष्ट्र का है, तो इसके बारे में जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। कई बार रिवीजन भी हो जाता है हमारा चीजों को पढ़ते पढ़ते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको यहाँ पर गलत कथन बताना है, ठीक है। कौन सा कथन बताना है? गलत कथन बताना है। विकल्प दिए गए हैं। वह हिमाचल प्रदेश राज्य से हैं। वह अपने स्कूल समय के दिनों की एक गर्ल गाइड थी। वह परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है। एक परेड में 36 कमांड होती हैं। ये विकल्प हैं और आप लोगों को गलत वाला बताना है कि इसके अंदर गलत कौन सा है। जल्दी से सभी लोग आप लोग आंसर करिएगा। तो यहाँ पर आंसर देखिए क्या बनेगा। कह रहा है कि वह हिमाचल प्रदेश राज्य से हैं। तो हिमाचल प्रदेश से नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर से है ना। कहाँ से हैं? जम्मू कश्मीर से ये बिलोंग करती हैं। वह अपने स्कूल समय के दिनों की गर्ल गाइड थी, सही है। वह परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, ये भी सही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है, ये बात भी ठीक है। एक परेड में 36 कमांड होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसी के पीछे पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। तो ये जितनी चीजें दी गई वो सभी सही, बस हमारा पहला वाला ही गलत था, जो कि हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।
यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए NCF 2005 के अनुसार। चलिए देखते हैं क्या कहेगा। कह रहा है कि विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, बिल्कुल भी नहीं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, बिल्कुल भी नहीं। कक्षा कक्ष के अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, एकदम सही बात है। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समाज का विकास करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि कक्षा कक्ष के अधिगम को विद्यालय के साथ साथ उसके बाहरी जीवन यानी कि जो उसका बाहरी परिवेश है उससे जोड़ करके सिखाना। तो आंसर यहाँ पर तीसरा वाला बनेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। यक्षगान किस राज्य का लोकगीत है? ये क्वेश्चन मैंने आपको आगे बता दिया, मुझे तो पता नहीं था। विकल्प देखिए क्या दिए गए हैं, कर्नाटक, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। आंसर करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन लीक हो चुका है ना। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये पहला वाला हो जाएगा, कर्नाटक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है। विकल्प क्या दिए गए हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक या 90 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म करने पर। अगला कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक या 90 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर 5 मिनट तक गर्म करके। तीसरा कह रहा है कि 71 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड तक या फिर 62 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म करके। लास्ट वाला कह रहा है कि 71 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक या 62 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर 5 सेकेंड तक गर्म करके। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताएंगे कि दूध का जो पाश्चुरीकरण है वो किस तरह से किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये तीसरा वाला होगा। 71 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर उसे 15 सेकेंड तक या फिर 62 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पर उसे 32 मिनट तक गर्म करके तब जो है दूध का पाश्चुरीकरण हो पाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। हो सकता है नेक्स्ट टाइम फिर से आपसे ये क्वेश्चन बना के पूछ ले, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और वह 2 साड़ियाँ खरीदती है जो विशेष रूप से वहाँ बनाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं? सिंपल सा आंसर है, सभी लोगों को आंसर करना है जल्दी से। विकल्प क्या दिए गए हैं, पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, कलमकारी और चंदेरी, कलमकारी और कंथा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या बनेगा, ये पहला वाला हो जाएगा, पोचमपल्ली और कलमकारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? विकल्प दिए गए हैं, खार्ची उत्सव, समक्का सरलम्मा, दशहरा, कुंभ। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये दूसरा वाला बनेगा, समक्का सरलम्मा, जो कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जो कि कहाँ का है, ये है तेलंगाना का। कहाँ का है, तेलंगाना का है। इनका मेला जो है वो तेलंगाना में लगता है। और आपका शायद मेरे को लगता है कि कुंभ से भी आपका कोई क्वेश्चन आया था। बात करते हैं अगर कुंभ की, तो ये प्रयागराज में भी लगता है। इसी के साथ आपका बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। पैठणी साड़ी किस राज्य से संबंधित है? विकल्प दिए गए हैं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग कि जो पैठणी साड़ी है ये किस राज्य से संबंधित है। इसी के साथ सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और लोगों तक शेयर भी कर देंगे ताकि और भी लोग आपके साथ जुड़े। आप लोगों की संख्या कभी भी नहीं बढ़ती है, आप लोग थोड़ा संख्या को अपनी बढ़ाइए। तो बात करते हैं अगर हम पैठणी साड़ी की किस राज्य से संबंधित है, तो ये है महाराष्ट्र से संबंधित। आंसर क्या बनेगा, दूसरा वाला बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम क्या है? एक पक्षी ऐसा है जिसकी दुम पर पैसा है, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। ये कविता आपसे करके पूछी गई है 2 बार। विकल्प दिए गए हैं, कबूतर, मोर, मैना और उल्लू। आंसर करेंगे सभी लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इमेज देख के भी कुछ लोग पहचान गए होंगे, है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा दूसरा वाला,
यानी कि मोर के दुम पर पैसा है, जो कि सिर से लेकर के दुम तक नीला ही नीला दिखता है, जैसा कि इमेज में दिख भी रहा है सभी लोगों को। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कबूतर के बारे में, तो कबूतर के बारे में क्या चीज़ याद रखनी है कि कबूतर जो होता है ये आपका घर और इसी के साथ जो टूटे फूटे खंडहर होते हैं ये वहाँ पर अपने घोंसले बनाता है। बात करते हैं अगर मैना के बारे में, तो मैना क्या करती है, ये झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। उल्लू की बात करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि मैम उल्लू जो है वो 360 डिग्री को अपनी गर्दन नहीं रोटेट कर सकता, वो सिर्फ 270 डिग्री तक कर सकता है। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं दिया गया है 270 डिग्री, बल्कि बहुत से लोगों के द्वारा 360 डिग्री ही पढ़ाया जाता है, जो कि यही आंसर आपका CBSE के द्वारा भी माना गया है। तो उल्लू जो होता है वो 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, दांडी यात्रा की घटना कब हुई थी? विकल्प दिए गए 1940, 1934, 1932, 1930। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ये चौथा वाला बनेगा, 1930 में हुई थी दांडी यात्रा की घटना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान के दृष्टिकोण और कौशल प्रदान करने का है, ताकि विकल्प देखिए क्या दिए गए यहाँ पर कि वे पर्यावरण के विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन में आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। तो ये बात तो बिल्कुल गलत दी गई है। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि बच्चे जो है जब पर्यावरण शिक्षण को पढ़ते हैं तो वो जो है उनके जो वैज्ञानिक सिद्धांत दिए गए हैं उनको समझ करके अपने जीवन में आर्थिक प्रगति की तरफ अग्रसर होंगे। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं कहा गया। बच्चे तो छोटे होते हैं, वो कैसे अग्रसर हो सकते हैं आर्थिक जीवन के प्रति? उन्हें तो आबा सादा का भी ज्ञान नहीं होता है, तो अपनी आर्थिक स्थिति की तरफ कैसे बढ़ेंगे? तो ये तो यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला कह रहा है कि वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके और संधारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान दे सके। तो ये बात यहाँ पर एकदम पॉजिटिव दी गई है। तो आंसर तो यही बनेगा, लेकिन हमें जल्दीबाजी नहीं करनी, हमें और भी ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। अगला कह रहा है कि वे इन विषय पर अच्छे निबंध की रचना करने में सक्षम हो सके। बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत होगा। बच्चे निबंध कैसे लिख पाएंगे? छोटे बच्चे हैं, वो तो चीज़ों को बताने से, करने से तभी चीज़ों को सीख पाते हैं, तो वो निबंध की रचना कैसे कर लेंगे? तो ये भी यहाँ पर गलत ही दिया गया है। आंसर ये क्या बनेगा, ये दूसरा वाला ही सही होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी लोगों को ये क्लास, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो भी आप हमसे क्वेश्चन लिख करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और एक चीज़, अगर मेरे से कहीं गलती होती है किसी क्वेश्चन में तो भी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।